सो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं काइनेटिक्स की क्लास। तो बेसिकली जो हम फर्स्ट लेक्चर आज ही से रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा वो किसके ऊपर है? केमिकल काइनेटिक्स। तो हम केमिकल काइनेटिक्स से अपना पहला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक, तो अगर हम ब्रॉडली आपसे हम कुछ क्वेश्चनिंग करें, क्वेश्चनिंग करने का मतलब हुआ जैसे कि मान लो हमने सीड डॉर्मेंसी के बारे में सुना होगा, या हमने देखा है कि अगर कोई भी हम पर्टिकुलर रिएक्शन करा रहे हैं, जैसे बहुत सिंपल से रिएक्शन, जैसे हम दही बना रहे हैं, तो दही बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसे स्पेशल कंडीशन, एक स्पेशल सेट ऑफ कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिसके बाद ही दही का फॉर्मेशन हो पाता है। ठीक है, नॉर्मल हमारे घर में। तो उसके लिए हम ये तो करते नहीं ना, ले जाके उसको फ्रिज के अंदर डाल दिए फिर कह रहे भाई साहब दही बनेगी इससे, ऐसा नॉर्मली नहीं होता। उसके बाद में जैसे कि मान लो कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ गई, मेडिकल इमरजेंसी कोई थी, तो हम जब मेडिकल इमरजेंसी में लेके जाते हैं ना, नॉर्मली किसी चीज़ को, किसी पेशेंट को लेके जाते हैं, तो क्या होता है, जो इंजेक्शन वहाँ पे दी जाती है, देखो बहुत तेज़ी से क्विक रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, मतलब वो स्लो टाइप के नहीं होते हैं। अब जैसे मान लो कोई हार्ट का पेशेंट है, उसको हार्ट अटैक आया हुआ है, ठीक, तो वहाँ पे वो क्रिटिकल पॉइंट है भाई साहब कि ये जो केस है वो क्रिटिकल है। इसके लिए अगर तुरंत कोई अच्छी खासी दवा तेज़ काम करने वाली नहीं दी गई तो बंदा क्या हो जाएगा? तुरंत पुटक जाएगा। ठीक, तो अगर उस बेसिस पे हम लोग बात करेंगे तो ये जो सारे के सारे रिएक्शन रेट से रिलेटेड, मतलब रिएक्शन रेट से रिलेटेड, रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड, रिएक्शन रेट हो गया, रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, इन सब से रिलेटेड जो हम सारी की सारी बातें करते हैं वो किसके अंदर करते हैं? एक स्पेशल ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं, जिसे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स जानते हैं। तो रेट के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरीके से चलती है, बेसिक चीज़ें देखेंगे वहाँ पे हम लोग। कैटलिस्ट का फंक्शन यहाँ पे देखेंगे हम लोग, कैटलिस्ट किस तरीके से काम करता है, कैटलिस्ट की वजह से क्या होता है, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है हमारा वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। तो अब हम शुरू करते हैं यहाँ से। तो काइनेटिक्स को लाने के पीछे बेसिक प्रिंसिपल क्या था, इसकी अब हम बात करते हैं। तो जैसे मान लो जब भी कभी हम केमिकल काइनेटिक्स की शुरुआत करते हैं ना, तो उसके साथ में इंट्रोडक्शन जो पेज होता है वहाँ पे 2 टर्म और लिखे होते हैं, 2 चैप्टर्स के नाम और उनका नाम बार बार आता है। जैसे एक थर्मोडायनेमिक्स का हो गया और एक इक्विलिब्रियम का हो गया। तो हमें पता है नॉर्मली कि थर्मोडायनेमिक्स जो होती है वो हमें बताती है कि कोई भी रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, डेल्टा जी के टर्म में। मतलब अगर डेल्टा जी हमारा नेगेटिव आता है तो हम बोलते हैं रिएक्शन कैसी है? स्पॉन्टेनियस। अदरवाइज डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन हमारी कैसी बनती है? नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये जो इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स का फंडा है ना, मैं इसको थोड़ा सिंपल टर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लो हम लोग एक टब उठा लें, ये 2 टब हमने उठाए और इन दोनों को मान लो हम लोग यहाँ से एक कनेक्टिंग लिंक से इसको कनेक्ट कर दिए। ठीक है, और इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर मान लो हमने पानी भर दिया, और ये वाला रीजन मान लो खाली था। ठीक है, अब हमें पता है नॉर्मली जो वाटर का फ्लो होता है, ठीक है, वो कैसा होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये होता है ना। मतलब अगर हम इस लेवल के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये ज़्यादा हाइट पे है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ईयर। ठीक, तो इसमें होगा क्या, जो वाटर का फ्लो है वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा। मतलब कुछ देर बाद क्या होगा कि ये जो पार्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ से थोड़ा सा वाटर लेवल कम होगा और यहाँ का वाटर लेवल क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। मतलब ये लेवल कम होगा और ये लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। और कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे।
ठीक है, मतलब दोनों का लेवल जो है वो कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। फिर ना इधर से इधर कोई फ्लो होगा, ना ही इधर से इधर कोई फ्लो होगा। तो अगर इस प्रोसेस को हम लोग समझना चाहें तो हम बोलेंगे कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर का ट्रांसफ़र होना इस वाटर का, ये कैसी प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और अगर इसी को रिवर्स करना हो, मतलब लो प्रेशर से, जो पहले था ना लो प्रेशर से, मान लो यही बना देते फिर से, मान लो आपकी इधर से इधर ट्रांसफ़र करना होता, तो हमें पता है यहाँ पे हमें कोई ना कोई वर्डन करना पड़ेगा, यहाँ कोई ना कोई हमें मोटर लगाना पड़ेगा जो इसे लो प्रेशर वाले रीजन से हाई प्रेशर वाले रीजन पे क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। ठीक, तो नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होता है, हमें एनर्जी की कोई ना कोई क्या देनी पड़ती, इनपुट देनी पड़ती, तब जाके ये लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ ट्रांसफ़र हो सकता था। बट नॉर्मली कैसे हो सकता था, ये अपने आप ही हाई से लो की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि जो डेल्टा जी होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो डेल्टा जी होता है हमारा वो कैसा होता है, निगेटिव होता है। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या पढ़े थे हम लोग कि जो हमारा डेल्टा जी होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। स्पॉन्टेनियस के लिए निगेटिव और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव होता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। और जो इक्विलिब्रियम होता था, इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम हमें क्या बताता था, इक्विलिब्रियम हमें बताता था एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन कहाँ तक हुई है। जैसे इसी प्रोसेस में बात कर लो, ये कब तक वाटर का फ्लो हुआ, वाटर का फ्लो तब तक हुआ जब तक दोनों का लेवल क्या नहीं हो गया, सेम नहीं हो गया। ठीक है, तो इस तरह की जो स्टडी थी वो हम लोग किसके अंदर करते थे, इक्विलिब्रियम। फिर यहाँ डायनामिक इक्विलिब्रियम आता था, तो हम बोलते थे भाई साहब डायनामिक इक्विलिब्रियम वो पॉइंट हो जाती है किसी भी रिएक्शन की जिस पॉइंट पे नेट रिएक्शन क्या हो जाती है, हमारी जीरो हो जाती है। मतलब जितनी तेज़ी से फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा होता है उतनी ही तेज़ी से क्या चल रहा होता है, बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो उसी लेवल पे, मतलब जब दोनों का लेवल क्या था, सेम था, तो जितने तेज़ी से वाटर का फ्लो इधर होगा उतने ही तेज़ी से अगर इधर हो रहा है तब हम बोलेंगे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम हमारे पास में आ चुकी है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर था किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। इसी को हम लोगों ने बोला क्या, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये पार्ट इरेज करते हैं। तो इरेज हो गया। तो अब बात करते हैं, तो बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स कहाँ पे वेरी करती है, देखना। जैसे डेल्टा जी था, डेल्टा जी हमें पता है क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अभी हम लोगों ने देखा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए इसी डेल्टा जी को क्या होना पड़ेगा, निगेटिव होना पड़ेगा। अब अगर ये डेल्टा जी निगेटिव है तो मतलब वो डेल्टा एच को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और डेल्टा एच को क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, और डेल्टा एस उतना ही क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। जाहिर सी बात है, ये जितना निगेटिव होगा, ये जितना पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी उतना ही ज़्यादा क्या होगा तुम्हारा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो समझना। अब मान लो मैं कहूँ कि डेल्टा एच तुम्हारा कितना भी निगेटिव हो, डेल्टा एस तुम्हारा कितना भी पॉजिटिव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रिएक्शन कितने तेजी से चलेगी या कितने धीमे से चलेगी। जैसे कि अगर मैं ग्रेफाइट का कन्वर्जन डायमंड में करूँ, ग्रेफाइट टू डायमंड, अब यार ये थर्मोडायनेमिकली तो फिजिबल है रिएक्शन, मतलब कि डेल्टा जी इसके लिए तो ज़ीरो है, मतलब डायमंड और ग्रेफाइट को तुम हाई प्रेशर में करके डायमंड में कन्वर्ट करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसको कराने के लिए सालों लगते हैं, हमें पता है, खरबों साल से भी ज़्यादा लगता है इसी रिएक्शन को कराने के लिए। तो यार एक बात बताओ, रिएक्शन फिजिबल होना ज़रूरी है कि उसका रेट भी ज़रूरी है? तो दोनों ही पार्ट ज़रूरी हो रहे हैं, मतलब रिएक्शन फिजिबल होना भी चाहिए, साथ में उसका रेट भी ऐसा हो कि हम डिटरमाइन कर पाएँ, क्योंकि रेट भी ज़रूरी है हमारे पास में। जैसे कि अगर हमें पता है ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलके बनाते क्या है, वाटर बनाते हैं, ठीक, हमें पता है। बट खुद बताओ, ये थर्मोडायनेमिकली फिर से ये फिजिबल है, बट नॉर्मली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, तब तो वाटर की कमी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि यही H2 और O2 मिले और डायरेक्टली क्या बना ले, हमारा वाटर बना ले। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर डायरेक्टली अमोनिया बना ले, भैया कमरा वमरा गंधाने लगे, सब छोड़ छोड़ भागने लगे।
ये नॉर्मली होना चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसे एक प्रॉपर सेट ऑफ कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसी रिएक्शन के लिए अगर हम 200 डिग्री सेल्सियस तक उसको अच्छा खासा स्पार्क दे तब जाके ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बट तुम्हें कंडीशन तो देनी पड़ी ना, तो किसी भी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग कंडीशन टू इट। जैसे टेम्परेचर हाई करोगे तो भाई साहब रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती ना, वो सब हम लोग एक ब्रांच में पढ़ते हैं केमिस्ट्री के, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो अब उसी के बारे में यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स को शुरू करने के पहले हमें एक चीज़ के ऊपर बार बार, जिसके ऊपर मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, वो है रेट। किसके ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हैं बार बार? रेट के ऊपर। मतलब रेट को थोड़ा मोड़ा तो समझना पड़ेगा। तो चलो, पहला टॉपिक है हमारा रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो देखो, रेट ऑफ अ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, यहीं पे लिख देते हैं, द रेट चेंज ऑफ concentration of reactant or product per mole per unit। मतलब रेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? रेट को हम लोग डिफाइन करेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, डेल्टा टी। यहाँ पे मॉड लगाने का मतलब क्या हुआ? मॉड हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि याद रखना, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। रेट ऑफ अ रिएक्शन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो देखना, हम लोगों ने यहाँ पे बात क्या किया कि रेट चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर मोल पर यूनिट टाइम। इसका मतलब मैं समझाऊंगा अभी कुछ देर बाद तक, ठीक है। अभी इतना सब लोग नोट भी करते रहना साथ में, ठीक है। और जो जो बोला करो, जैसे कुछ पॉइंट्स में अगर यहाँ पे ना लिखो तो उसको नोट्स में इंक्लूड कर लिया करो, ठीक है, फ़ायदा होगा। जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे बात करें, दो केस उठाते हैं, एक बार रिएक्टेंट का उठाते हैं और एक बार प्रोडक्ट का उठाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो रिएक्टेंट का बना देते हैं और यहाँ पे बना दो, क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट का। तो रिएक्टेंट के लिए ग्राफ बनाते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए बना देते हैं। ये मान लो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का था, इधर टाइम, इधर भी टाइम। यहाँ पे मान लो कंसंट्रेशन ऑफ किसका, प्रोडक्ट का, और यहाँ पे भी कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का। तो हमें पता है समय के साथ में अगर किसी भी दो रिएक्टेंट को हम लोग आपस में कोलाइड करा रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है रिएक्टेंट की अमाउंट समय के साथ में क्या होगी, ख़त्म होगी, और प्रोडक्ट की अमाउंट समय के साथ में क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। मतलब जैसे जैसे टाइम तुम्हारा आगे जाएगा, इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। बताऊंगा जीरो ऑर्डर को छोड़ के ऐसा होता है, ठीक। और प्रोडक्ट के केस में क्या होगा, इसी की कंसंट्रेशन लगातार क्या होगी, बढ़ेगी। तो तभी तो रिएक्टेंट वाला जो पार्ट होता है वो किस में कन्वर्ट होता रहता है, प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट की अमाउंट धीरे धीरे टाइम के साथ में क्या होगी, डिक्रीज होगी, और प्रोडक्ट की अमाउंट क्या होगी, समय के साथ में इंक्रीज होगी। अब रेट को हमने डिफाइन कैसे किया है, रेट को हमने डिफाइन किया चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, पर यूनिट टाइम टेकन। तो यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं और यहाँ पे मान लो
यहाँ पे उठा लेते हैं, ठीक है। ये मान लो इनिशियल टाइम था, इसको टी इनिशियल मान लेते हैं और इसको मान लो टी फाइनल। यहाँ पे भी मान लो टी फाइनल मान लेते हैं और इसको मान लो टी इनिशियल। मतलब यहाँ से यहाँ तक इस टाइम फ्रेम में हमें देखना था, यहाँ से यहाँ तक हमें देखना था। अब खुद देखो इसके रेफरेंस में यहाँ पे, यहाँ से अगर ऊपर हम लोग जाएंगे तो मान लो ये 0 था, ये मान लो 4 हुआ, ये मान लो 6 था। ऐसे यहाँ पे ले लो, ये मान लो 0 था, ये मान लो 8 था, ये मान लो 10 था। अब यहाँ पे अगर हम लोग डेल्टा कंसंट्रेशन बाय डेल्टा टी निकालते हैं तो डेल्टा का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब यहाँ पे हम लोग कहेंगे फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट के केस में फाइनल कंसंट्रेशन जो होती है, फाइनल कंसंट्रेशन जो होती है वो इनिशियल वाले से क्या होती है, कम होती है। ध्यान से देखना, फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल वाले के मुकाबले क्या होती है, कम होती है। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल को 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाय जो भी हमारे पास में डेल्टा टी, मतलब टी एफ माइनस टी आई, ये हम लोग करेंगे। बट यहाँ पे देखना रेट कैसा आएगा हमारा, नेगेटिव -2 आएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कौन सा साइन लगाए थे, पहले जब लिखे थे वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला, तो वहाँ पे कौन सा साइन लगाए थे, मॉड का। मॉड का मतलब हुआ अगर आंसर तुम्हारा नेगेटिव में आ रहा है तो भी तुम पॉजिटिव लोगे, और पॉजिटिव में आ रहा होता तब तो पॉजिटिव में रहता ही, ठीक। इसीलिए हम लोग रिएक्टेंट के केस में क्या करते हैं, बाहर एक माइनस का साइन लगा देते हैं, dr/dt इस तरीके से। मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, इसके आगे कौन सा साइन लगा दे, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ में क्या होगा, कम होता जाएगा, तो डिक्रीज होता जा रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए पहले ही माइनस साइन लगा दोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो रेट तुम्हारी कैसी क्वांटिटी बन जाएगी, पॉजिटिव क्वांटिटी बन जाएगी, ठीक है। अब यही सेम केस अगर हम लोग प्रोडक्ट के साथ में करना चाहें तो यहाँ पे झाम नहीं है। मतलब यहाँ पे तो रेट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो रेट होता है वो होता है प्लस प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, ठीक। तो यहाँ पे देखो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल ही हमें करना है, डेल्टा होता है ना फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल अगर हमें करना है तो हम बोलेंगे फाइनल कितना है 10, इनिशियल कितना है 8 अपॉन जो भी टाइम टेकन हो। ये तो अपने आप ही पॉजिटिव आ रहा है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन समय के साथ में बढ़ रहा है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अगर समय के साथ में बढ़ रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी और रेट पॉजिटिव हमें चाहिए भी, ठीक है, ठीक। तो ये हुआ हमारे पास में, तो याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको समराइज़ करते हुए कह सकते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग इसको कह सकते हैं माइनस प्लस dc/dt, ठीक। और याद रखना कंसंट्रेशन को हमेशा हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही डिनोट करते हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो देखना माइनस साइन किसके लिए हम लोग लगाते हैं, इज अप्लाइड इन केस ऑफ रिएक्टेंट, ठीक। मतलब रिएक्टेंट के केस में जब हम लोग कंसीडर करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग कौन सा साइन लगा देते हैं, आगे माइनस का साइन लगा देते हैं, ठीक है, याद रखना। बोर और तो नहीं हो रहे हो कोई, ना लगे थोड़ा मोड़ा सब कुछ आता ही है, बोर और होने लगो। याद रखना ना, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा बेसिक चल रहा है हमारे पास में, तो मैं नहीं चाह रहा कि बेसिक वाले पार्ट को थोड़ा सा स्किप कर ले जाऊँ, ठीक। तो आराम से बेसिक से समझते हुए चलो, अच्छे खासे लेवल तक के भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, उसकी चिंता मत करना, बट बेसिक को पकड़ते हुए चलना यार, ठीक है। क्योंकि अगर ये छूटा ना फिर समझ में तो आता है, आगे क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाते हैं, बट हाँ कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं आ ही जाती है। अगर कोई कन्फ्यूज़ करना चाहेगा ना, बड़े आराम से हो जाएंगे हम लोग, ठीक है। इसीलिए आराम से बेसिक को पकड़ते हुए चलते हैं। तो थोड़ी सी अगर बोरियत होगी तो रुके रहना, अभी अच्छे खासे पार्ट बचे हुए हैं। वही वाली पार्ट है ना, मुन्ना भैया वाला डायलॉग याद आ जाता होगा, वो लेबल वाला, ठीक है, इनको चाहिए फुल इज्जत, वही वाला सीन यहाँ पे भी होता है, ठीक है।
थोड़ी सी इज्जत इसे देते हैं और आराम से पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक, चलो अब देखो, अगर हम लोग रिएक्शन के रेट के बेसिस पे बात करें, बेस्ड ऑन रेट ऑफ अ रिएक्शन, रिएक्शन के रेट के बेसिस पे अगर हम बात करोगे तो कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होता है ना, उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारे पास में वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है, अगले होते हैं वेरी स्लो टाइप, और तीसरा टाइप होता है मॉडरेट। ठीक, वेरी फास्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई भी आयनिक रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं, मतलब अगर जैसे मान लो HCl था, HCl को अगर NaOH के साथ में मिलाए तो बन क्या जाता है हमारे पास में, NaCl बन जाता है, और साथ ही साथ में क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। तो हमें पता ना, अगर हम लोग टेस्ट ट्यूब लेते हैं उसमें जिस तरीके से HCl डालते रहते हैं और यहाँ से NaOH भी डालने कंसनट्रेटेड अगर दोनों है तो क्या होता है, साथ में देखो सॉल्ट भी बनता रहता है उसी सेम स्पीड में, मतलब 10⁻⁻12 सेकेंड में या 1 सेकेंड से कम में ही पूरी की पूरी रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती है। ये हो गया। इसके बाद में जो एक्सप्लोसिव रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, उन सब में भी वो सारे के सारे कैसे होते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन की ही कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं वेरी स्लो में, तो जैसे मान लो रस्टिंग हो गया, ठीक है, या अभी हम लोगों ने सबसे पहला एग्जांपल जो देखा था ग्रेफाइट से डायमंड का कंडक्शन, तो सॉरी कन्वर्जन। एक और हम लोग फर्मेंटेशन के बारे में जानते हैं, अल्कोहल की फॉर्मेशन। ठीक है, तो वो सब के सब किस में आते हैं, वेरी स्लो रिएक्शन में ही आते हैं। ठीक, तो जो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं ना, वो केवल और केवल मॉडरेट रिएक्शंस की स्टडी करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में हम केवल और केवल मॉडरेट रिएक्शंस की स्टडी करते हैं, वेरी स्लो रिएक्शन और वेरी फास्ट रिएक्शन की स्टडी हम लोग काइनेटिक्स में नहीं करते। हाँ, हम ये बोल के रख सकते हैं कि भाई साहब वेरी फास्ट रिएक्शन का रेट बहुत तेज़ होता है, वेरी स्लो का बहुत ही कम होता है, बट जो स्टडी हम लोग करते हैं वो किसकी कर रहे होते हैं, मॉडरेट रिएक्शंस की कर रहे होते हैं। ठीक, जैसे H2 हुआ, ठीक है, H2 आयोडीन के साथ में कंबाइन किया तो हमारे पास में बना क्या, 2HI बना। ठीक है, हमने अगर इसी H2 और O2 वाले को, जब भी हम लोग वाटर की कंडीशन लिए थे, H2O का फॉर्मेशन जो यहाँ पे हुआ था, ठीक है, इसके केस में भी अगर 200 डिग्री सेल्सियस पे इसको स्पार्क दे दे, प्रोवाइड करा दें, तो ये भी क्या हो जाएगा, वाटर की फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये सारे के सारे रिएक्शंस कैसे होते हैं, मॉडरेट टाइप होते हैं, जिनकी हम लोग काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, याद रखना। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग रिएक्शंस, कौन से रिएक्शंस की स्टडी करते हैं, मॉडरेट रिएक्शंस की। ठीक, अब जो रेट होता है ना, रेट ऑफ अ रिएक्शन, ये 2 तरीके के होते हैं। इनको डिफाइन करने के 2 तरीके होते हैं। एक पहला होता है एवरेज, और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस। ठीक, 2 तरीके के होते हैं, एवरेज रेट होता है और एक कैसा होता है हमारे पास में, इंस्टेंटेनियस रेट। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस में अंतर क्या होता है, इसको देखते हैं। जैसे कि मान लो हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये मान लो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ था, किसी का भी रिएक्टेंट का मान लो था, ठीक, टाइम का। तो हमें पता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ में क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, 0 ऑर्डर का छोड़ के मान लो इस तरीके से ये वेरी करता हुआ चला गया। ठीक है, अब देखना यहीं पे अगर हम लोग बात करें तो जैसे मान लो अगर हमें एवरेज को डिफाइन करना है, तो एवरेज का मतलब क्या होता है, किसी एक निश्चित टाइम इंटरवल में, जैसे कि मान लो हम यहाँ से निकले, ठीक है, मान लो यहाँ से हम कहीं जा रहे थे, दिल्ली वगैरह कहीं जा रहे थे, तो बीच में हमारे कुछ स्टॉपेजेस पड़ते जाएंगे। मतलब अगर मान लो मैं अपने घर से निकला, रेस्ट पे निकला, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0।
अब जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे तो मान लो कोई मोड़ आएगा तो हम स्पीड अपनी धीमी करेंगे, फिर थोड़ा तेज़ होगा, फिर थोड़ा तेज़ होगा, फिर कहीं बहुत तेज़ चल रहे होंगे मतलब 120 पे भी कहीं हम पहुंच जाएंगे, उतना तेज़ नहीं, मान लो 100 पे ही पहुंच गए कहीं पे हम लोग, फिर कहीं पे रुक ही गए, टोल प्लाजा आ गया, वहाँ पे तो 100 पे भगा नहीं दोगे तुम, फाड़ चीड़ के निकाल दो डायरेक्टली, ऐसा तो हम लोग कर नहीं सकते, वहाँ पर भी जाके हमें रुकना पड़ा। तो हम लोग कहते क्या है कि जब हम लखनऊ पे पहुंच गए तो हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे डिस्टेंसेस का सम टोटल लेते हैं और कितना टाइम लगा उसका सम टोटल लेते हैं और इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं और बोलते हैं कि ये जो आई स्पीड हमारे पास में वो कैसी है, एवरेज स्पीड। क्योंकि स्पीड हमें पता है ना क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो हम उस बेसिस पे बता दिए एवरेज स्पीड क्या हुई, मतलब किसी निश्चित टाइम इंटरवल में हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की थी पर सेकंड के हिसाब से, ठीक, वो किसके अंदर आ गई थी, स्पीड के अंदर आ गई थी। और जब हम डिफाइन करते हैं इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी भी एक पर्टिकुलर स्टैंड पे, मतलब जब मैंने बोला ना, मान लो मैं घर से गाड़ी निकाल रहा था तो मेरा स्पीडोमीटर कितना दिखाएगा, 0 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि गाड़ी चलनी तब शुरू ही नहीं हुई है, ठीक। अब जैसे हमने मान लो थोड़ी दूर तक लेके गए, 100 पे पहुंची, तो किसी भी मूवमेंट पे जो हम स्पीड देख के बोलते हैं वो हमारी कैसी स्पीड होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो हमारी स्पीडोमीटर शो करती रहती है, ठीक है। और एवरेज क्या हुई, ऑन एन एवरेज हम बोल देते हैं कि हमारी स्पीड जो थी वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। बट क्या पूरे रास्ते तुम 80 चले हो, नहीं, पूरे रास्ते हम लोग 80 से नहीं चले हैं, ठीक है, वो हमारी एवरेज वैल्यू थी। इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो हर टाइम पे क्या करती रह रही थी, वेरी कर रही थी। तो मान लो किसी एक टाइम इंटरवल में, मान लो यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग देखें तो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो कितना था, इतना था, सॉरी इनिशियल ये था, ये इनिशियल था, ये इनिशियल कंसंट्रेशन और ये क्या था हमारे पास में, फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक। तो मान लो टी इनिशियल टाइम पे हमारा कंसंट्रेशन कितना था, सी इनिशियल, और टी फाइनल पे मान लो कितना था, सी फाइनल। तो इसके लिए अगर हमें रेट लिखना होगा, रिएक्टेंट का केस है, समय के साथ में कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस का, तो डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। तो माइनस ऑफ डेल्टा सी मतलब क्या, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल, तो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन बाय कितना हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक। तो एक किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, सॉरी पार्टिकुलर टाइम इंटरवल पे जब हमने इस डेल्टा सी की वैल्यू निकाली और रेट निकाला, तब ये जो हमारे पास में आया ये कैसा था, आर एवरेज, मतलब एवरेज रेट था। तो एवरेज रेट को हम लोग आर एवरेज या ऐसे आर डैश करके बताते हैं, ठीक है। दोनों किसको डिनोट करते हैं, इस एवरेज रेट को ही करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे करते हैं।